भारत के टेस्ट इतिहास के 92 साल में शायद ही कभी ऐसा दिन देखा गया है, खास तौर से जब वो घर पे खेल रहे हो। 46 ऑल आउट और न्यूजीलैंड ऑलरेडी 134 रन से आगे। संजय मांजरेकर, स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी में। और पहला सवाल यही है कि इससे खराब प्रदर्शन इंडिया का कभी घर पर किसी भी टेस्ट मैच दिन पर हुआ है? जी नहीं, और आंकड़े बिल्कुल सही कहानी बयान करते हैं। और जो लोग शायद कल स्कोर देखेंगे और सोचेंगे 46 में ऑल आउट इंडिया, यानी बहुत ही ज्यादा टर्निंग पिच होगा ये, और उनको फिर और भी एक शॉक मिलेगा कि एक भी विकेट न्यूजीलैंड के बॉलर्स या कोई स्पिनर ने विकेट ली नहीं। तो ये बहुत ही एक अलग यूनिक मैच था। जी हाँ, स्पिन की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी और रिकॉर्ड्स की लड़ी लग गई। यही भारतीय टीम अपने पिछले टेस्ट पारी में दूसरे प्रकार के रिकॉर्ड्स रच कर आई थी जब वो 8 पर ओवर पे खेले थे, लेकिन आज 46 ऑल आउट, जो कि इंडिया के टेस्ट इतिहास में उनका घर पर सबसे लो स्कोर है। साथ ही एशिया में खेले गए किसी भी टेस्ट मैच में दिस इज नाउ द लोएस्ट टेस्ट टोटल। संजय, बैटिंग की पारी पे कहाँ शुरू करें और कहाँ खत्म? देखिए, कॉम्बिनेशन था तीन चार चीजों का। एक तो पिच में जो इमेजिन नहीं किया था भारत ने, उससे ज्यादा उसमें जान थी। न्यूजीलैंड के टॉल बॉलर्स जिन्होंने एक्यूरेटली गेंदबाजी की, टॉल थे इसलिए रिलीज पॉइंट उनका थोड़ा हाई था, यानी पिच से थोड़ा और उनको मदद मिली। जो भारतीय सीम बॉलर जो छोटे कद के, उनको इतनी मिली नहीं। और कैचिंग भी ब्रिलियंट थी। तो ये सब चीजें, और भारतीय एटलीस्ट तीन बल्लेबाज अगर आप देखें तो रोहित शर्मा ने थोड़ा बहुत चांस लिया निकल के खेलने का, सरफराज खान ने। और एक मेरे हिसाब से टर्निंग पॉइंट, क्योंकि ये एक यंग बल्लेबाज इतनी बढ़िया बैटिंग कर रहा था, यशस्वी जायसवाल। जस्ट बिफोर लंच वो थोड़ा सा अटैकिंग खेलने जा रहे थे, स्पेशली अगेंस्ट ओराक, जो उनके यंग बॉलर है। और वो जब आउट हुए, एंड वो भी एक ब्रिलियंट कैच था एजाज पटेल का, तो वो एक मेरे हिसाब से टर्निंग पॉइंट था जिसकी वजह से इतना हमने एक लो स्कोर देखा है। उस सिचुएशन में उस शॉट को खेलना, कहीं ना कहीं ये एक जेनरेशनल डिफरेंस है कि अब बल्लेबाजों को वो आदत ही नहीं है कि बिना रन बनाए भी टाइम काटा जा सकता है। यशस्वी जायसवाल के बारे में मैं ये नहीं कहूंगा, क्योंकि अ, उन्होंने, मैंने पहले भी कहा, T20 क्रिकेट में 124 रन बनाए थे 200 के स्ट्राइक रेट से। तो ऐसे बल्लेबाज जब लंच तक खेल रहे थे और हार्डली कोई स्कोर था, ऑलमोस्ट 50% बॉल्स उन्होंने छोड़े, बहुत बढ़िया डिफेंस कर रहे थे। लेकिन ये थोड़ा स्ट्रीट स्मार्ट एक ट्रेट होता है नए खिलाड़ियों में। उन्होंने सोचा अगर लंच ब्रेक आ रहा है, शायद थोड़ा सा रिलैक्स होंगे, अभी चांस लेता हूं अगेंस्ट द मोस्ट इनएक्सपीरियंस यंग गेंदबाज। क्योंकि बॉल के हिसाब से उन्होंने शॉट्स ने खेले, एक पुल मारा और एक कट जिसपे आउट हुए। तो वो एक रणनीति लगी मुझे, और वो शायद महंगी साबित हुई। लेकिन यशस्वी जायसवाल नए पीढ़ी के खिलाड़ी जरूर है, लेकिन ओल्ड फैशन डिफेंस उनके पास है। सरफराज खान को अभी देखना पड़ेगा कि सेकेंड इनिंग्स में कैसा खेलते हैं। संजय, इंडिया के टेस्ट इतिहास में शायद 5 साल पहले तक सिर्फ एक बार ऐसी पारी थी जो 50 से कम रनों पर सिमटी थी, लेकिन अब पिछले 4 या 5 साल में ऐसी दो पारियां आ गई है। और इंटरेस्टिंग है कि ये 5 साल वैसे रहे हैं जहां पे इंडिया अदरवाइज नंबर 1 टेस्ट टीम है, कंसिस्टेंटली बेस्ट रहते हैं दुनिया में। इससे इसका क्या तात्पर्य? नहीं, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। यानी शायद ये दर्शाता है कि जब टॉप पे होती है मॉडर्न डे टीम, तो बहुत बढ़िया खेलती है। पुराने जमाने में शायद 90 ओवर में 300 बनाते थे, आजकल 450 बनाते हैं। तो ये खासियत है। लेकिन अगर बॉल में ज्यादा हरकत हो, ज्यादा स्विंग और मूवमेंट हो, जैसे हमने देखा है एडिलेड में जब पिंक बॉल टेस्ट मैच में 36 पे ऑल आउट हो गया। आज भी मूवमेंट एक वजह थी, लेकिन ये सिर्फ इंडिया के साथ नहीं हुआ है। ऑस्ट्रेलिया भी हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने बहुत एक क्लोज स्कोर किया था। तो ये जो मॉडर्न डे क्रिकेट है, जहां पर टेस्ट क्रिकेट का डिफेंस जो चाहिए बल्लेबाजों को, उस पे ज्यादा फोकस नहीं होता। हमारा तो काम वही था कि सुबह शाम सिर्फ बॉल को छोड़े, लीव करे, डिफेंड करे। तो शायद इस ऐसे पिचेस पर हम लोग थोड़ा ज्यादा सरवाइव होते। लेकिन ये पीढ़ी जो है 3 फॉर्मेट्स खेलती है, तो शायद ये वजह हो कि जब बॉल ज्यादा हरकत करती है तो एकदम ही थोड़ा क्लूलेस हो जाते हैं। और फिर ये काउंटर अटैक जो एक रणनीति होती है, कभी कभी कामयाब होती है लेकिन नहीं होती, तो फिर ऐसे नतीजे निकलते हैं।
आमतौर से 46 ऑल आउट के बाद दिन और खराब होना काफी मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से न्यूजीलैंड ने बल्लेबाजी की उसके बाद वो उस 46 को और भी खराब दर्शाता है। जी हाँ, क्योंकि एक तो लंच के बाद इमीडिएटली जब न्यूजीलैंड बल्लेबाजी करने लगी तो पिच में इतना फर्क नहीं हुआ होगा, लेकिन मैं समझता हूँ वहां पर एक थोड़ा सा एडवांटेज न्यूजीलैंड को मिला कि ऊंचे कद के उनके बॉलर्स है और उनको आदत है ऐसे पिचेस पे गेंदबाजी करनी, यानी बहुत सिंपल सी उन्होंने गेंदबाजी की। पिच को फिर उसके बाद लंच के बाद धूप मिली काफी और अब पिच बहुत ही सपाट हो गया है, तो उसके वजह से इंडियन सीम बॉलर्स को उससे ज्यादा मदद नहीं मिली। और हाइंडसाइड में आकाशदीप शायद इस पिच के लिए बेहतर सूटेड थे देन मोहम्मद सिराज, तो वो नहीं खेल रहे थे। तो ये सब चीजें हुई है। मैं मानता हूं पिच अभी बल्लेबाजी के लिए बेटर है और डेविन कॉनवे ने जिस तरह की शुरुआत दी, तो ये सब चीजें जो रोहित शर्मा के साथ होना नहीं चाहिए था, एक के पीछे एक हुए, कैचेस भी ड्रॉप किया, खुद उन्होंने एक शार्प कैच ड्रॉप किया, तो बहुत ही एक कहते हैं ना कि भारत का दिन नहीं था, जैसे इंग्लिश में कहते हैं, नॉट इंडियाज डे। जी हाँ, शुरू से अंत तक, क्योंकि शुरुआत वाले मूव की तो मैंने ज़िक्र ही नहीं की कि आपने जब बारिश के बाद टेस्ट मैच शुरू होता है लेट, आप टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हैं, आप 3 स्पिनर खिलाते हैं। उन फैसलों से कितनी सहमति थी आपकी 46 ऑल आउट के पहले? देखिए 2 वजह है उसके पीछे। एक तो जब आप पहले बल्लेबाजी करते हो और कप्तान जब खुद ओपनर होता है, तो एक स्टेटमेंट करते हो आपके, हम बहुत ही पॉजिटिव नॉन डिफेंसिव हमारा अप्रोच है। दूसरा ये कि पिच तो बिल्कुल टर्नर बनाया है, रैंक टर्नर नहीं है, लेकिन टर्नर है, घास निकाला है और अब अभी बॉल टर्न होने लगा है और इसमें शार्प और थोड़ा-सा बाउंस भी मिलेगा। इसकी वजह से भारत ने 3 स्पिनर्स खेले और तीसरा कुलदीप यादव था, इसलिए वो भी शायद थोड़ा प्रेशर होगा। उनको पता था कि थोड़ी देर बॉल सीम करता रहेगा, लेकिन इतना करेगा और इतनी देर सीम करता रहेगा, ये शायद भारत को पता नहीं था। और जो भी हमारे पूर्व क्रिकेटर जिन्होंने पिच देखा था, उनके मन में भी थोड़ा-सा कन्फ्यूजन था इस पे बैटिंग करे या बॉलिंग करे, क्योंकि लग तो रहा था कि सीमर्स को मदद होगी, लेकिन थोड़ी देर के लिए, और टेस्ट मैच थोड़ा लंबा चलता है और बाकी रेस्ट ऑफ द टेस्ट मैच ज्यादा मदद होगी स्पिनर्स को, इसके वजह से शायद ये रणनीति भारत ने आंकी थी। ये जो महान कड़ी चली है इंडिया की, खास तौर से घर पर टेस्ट क्रिकेट में, इसमें हाल के सालों में कुछ-कुछ टर्न अराउंड विन्स आए हैं। इसी साल की शुरुआत में आप हमारे साथ थे, जब इंग्लैंड के खिलाफ 1-2 मुकाबले थे, जहां लगा कि इंडिया तो गेम के बहुत पीछे है। इस मैच में वापसी करना उन सब के भी ऊपर हो। जी हाँ, क्योंकि पिच अब थोड़ा आसान हो गया है। देखिए अगर डेविन कॉनवे एक ही बल्लेबाज ऐसी पारी खेलते हैं जिसके वजह से ये स्कोर लगता है कि बहुत ही मजबूत स्थिति में है न्यूजीलैंड, लेकिन सब बल्लेबाज अपने आप को काफी कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं स्पिनर्स के खिलाफ भी, तो पिच बेहतर हो गया है। तो फर्स्ट इनिंग्स में अगर तीसरा दिन यानी मैच का दूसरा दिन अगर एक कोलैप्स हो जाए, इसके बाद तो फिर मौका बनता है। चांसेस बहुत कम है कोलैप्स होने के, चांसेस है अंतिम इनिंग्स में कोलैप्स होने के, लेकिन उसके लिए भारत को बहुत अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो एक मौका है कि अंतिम इनिंग्स जब होगी, जब न्यूजीलैंड लास्ट बल्लेबाजी करेगी, तब एक कोलैप्स होने के चांसेस इस तरह का पिच होगा। लेकिन उसके लिए इस सपाट पिच पर इंडियन स्पिनर्स को उनको जल्दी आउट लेना पड़ेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है। जी हाँ, वो अंतिम पारी तक मैच खींचे या नहीं, वो फिलहाल काफी डाउट में रहेगा संजय। एंड न्यूजीलैंड हम्म। एक शानदार दिन के प्रदर्शन के बाद अब सपना देख सकते हैं वो करने का जो उन्होंने 1988 के बाद कभी नहीं किया है, भारत को घर में टेस्ट मैच में हराने का। हमारे साथ जुड़ने जी के हाँ, लिए शुक्रिया संजय। थैंक यू।